हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग यहाँ पर दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछला पहला क्लास हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग यहाँ पर जो दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूसरा क्लास ये करने वाले हैं। तो पिछला क्लास में जो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे वो राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा कर रहे थे और भारतीय अर्थव्यवस्था के बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट थे उसको हमने बताया था, जो परिचय था। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार और अर्थव्यवस्था संबंधित और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हमने चर्चा किया था। राष्ट्रीय आय हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि राष्ट्रीय आय को पूरा हमने बताया था और राष्ट्रीय आय के बाद प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटल इनकम था उसके बारे में भी हमने बताया था, वो क्यों निकाला जाता है वो भी हमने बताया था। और उसके बाद हमने बोला था कि जीडीपी, जीएनपी मतलब राष्ट्रीय आय के जो विभिन्न घटक है, अवधारणा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वह है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को यहाँ पर समझना होगा कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा कल चर्चा हमने किया था, लेकिन उसको पूरा डिटेल में हमने नहीं डिस्कस किया था। आज वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय आय में। तो जैसा कि हमने बताया था कि हमारे समाज में दो तरह के आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, मतलब दो तरह के क्रियाकलाप होते हैं, क्रियाएं होते हैं, एक अनार्थिक क्रियाएं और एक आर्थिक क्रियाएं। उसी आर्थिक क्रियाओं में जैसा कि हमने बताया था, कृषि हो गया, यातायात हो गया, जहां पर आर्थिक लेन देन होता है, धन की प्राप्ति होती है, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। और जो गैर आर्थिक क्रियाएं वैसे होते हैं जिसमें कि कोई आर्थिक लेन देन नहीं होता है, बस ये आत्मसंतुष्टि के लिए या फिर कोई इसमें व्यक्तिगत रुपए पैसे की प्राप्ति नहीं होती है, जैसे कि माँ द्वारा घर में खाना बनाना अपने बच्चों के लिए। तो ये सारे हमने कल ही डिस्कस कर लिया था। अब जैसे कि हमने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को समझना है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो होते हैं आर्थिक क्रियाकलापों को ही शामिल किया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं वो तीन तरह के भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक होते हैं, जिसमें कि पहला होता है प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है वो इसके अंतर्गत प्राकृतिक से जो मूल रूप से हमें प्राप्त होता है या फिर हम जो फसल उगाते हैं, जैसे कृषि क्षेत्र वगैरह, कृषि संबंधी क्षेत्र जैसे कि मछली पालन हो गया, डेयरी उद्योग हो गया, खनन हो गया। खनन भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज करते हैं। खनन भी जैसे कि हमने इसीलिए डिफाइन किया था, जो प्राकृतिक रूप से हमें प्रकृति से हमें जो प्राप्त होता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वो सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, वन उत्पादन, वन संग्रह, लकड़ियां जो प्राप्त होती है, या फिर वन से हमें बहुत सारे विभिन्न गौण उत्पाद वगैरह, लाह वगैरह, पत्ते वगैरह, औषधि गुण वगैरह प्राप्त होते हैं। ये सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को एक और अन्य नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, तो आप लिख लीजिएगा। दूसरा जो है द्वितीय क्षेत्रक, इसको विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं, कल इसके बारे में बताते हैं। विनिर्माण क्षेत्रक, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत जो हम लोग समझते हैं, विनिर्माण क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहां पर जो प्राथमिक क्षेत्र में हमें जो प्राप्त हुआ है, जैसे कि हमें लकड़ियां प्राप्त हुई, लकड़ी से हमें फर्नीचर बनाना है, तो ये जो फर्नीचर बनने का काम होता है ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कपास में प्राप्त हुआ, जूट प्राप्त हुआ, उससे सूत या सन निकालते हैं, तो और उससे फिर हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये सारे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो वस्तुएं प्रकृति से या फिर प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुई है, उसमें हम लोग संशोधन करके रिप्रोडक्शन करते हैं उसका और एक नया उत्पाद बनाते हैं। ये सारे के सारे द्वितीय क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, सूत या स्तन से कपड़ा या बोरा बनाना, गन्ने से गुड़ बनाना, चीनी बनाना, गन्ना, केतारी जो है, केतारी से हम लोग फिर गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। वो चना हो गया, चना मिला, उससे फिर हम लोग दाल बनाते हैं, सत्तू बनाते हैं, बेसन बनाते हैं। तो वो सारी की सारी क्या होंगे, वो द्वितीय क्षेत्र
आते हैं विनिर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र कहलाते हैं। इस्पात से मोटर गाड़ी का निर्माण करना, लकड़ी या बांस से कागज बनाना इत्यादि सारे के सारे विनिर्माण क्षेत्र आते हैं, या फिर इसको औद्योगिक क्षेत्र या फिर द्वितीय क्षेत्र के नाम से इसको जानते हैं। अगला जो इसमें आता है वो है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर यहाँ पर लिखा ही होगा। तृतीय क्षेत्र जो होता है वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। इसमें सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे कि एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, जो हम टीचिंग आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक सेवा क्षेत्र है। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, परिवहन हो गया, पर्यटन हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो सेवा क्षेत्र कहलाते हैं। सेवा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कि प्राथमिक क्षेत्र को, जैसे कि फसल उगाना है तो वहां पर भी सेवा दिया जाता है, मजदूर आते हैं, खेतों में काम करते हैं और फिर फसल का उत्पादन होता है। द्वितीय क्षेत्र में भी गाड़ी बनाना है तो उसके लिए बहुत सारे पार्ट्स वगैरह होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उनको तैयार करना, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाना। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में तो पार्ट अपने आप नहीं लग जाते हैं, उसको असेंबल करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, तो वहां पर भी सेवाएं दी जाती है, परिवहन के माध्यम से हमारे पास पहुंचता है। तो मतलब कि सेवा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र का ऐसा क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र की और द्वितीय क्षेत्र की दोनों की मदद करता है। और मदद किस आधार पर करता है, क्योंकि बिना कुछ किए अपने आप तो कोई काम नहीं होगा, फसल का उत्पादन नहीं होगा, गाड़ी का उत्पादन नहीं होगा, उसके लिए तृतीय क्षेत्र की हेल्प लेना पड़ता है। बैंकिंग सेवाएं, पैसे का लेन देन जो होना है, वो सारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। इसके अलावा किसान ने अपना फसल उत्पादन कर लिया, उसको मंडी तक ले जाना है तो उसे परिवहन का ही मदद लेना पड़ेगा, तो वो सारे के सारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो कुछ भी प्राथमिक क्षेत्र में होता है या फिर द्वितीय क्षेत्र में, उसमें तृतीय क्षेत्र का एक अहम रोल होता है। और कल हमने आपको बताया भी था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा रोल है, मतलब यहीं से सबसे ज्यादा आय प्राप्त होती है, और सबसे कम वो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यही 3 कॉन्सेप्ट था जो हम लोग आपको बताना था। इसके बाद एक प्रश्न उठता है कि तृतीय क्षेत्र अन्य 2 क्षेत्रकों को कैसे मदद करता है, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया, इसको आप रीड कर लीजिएगा। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक जो होते हैं, एक सिस्टम में रूल के आधार पर या फिर नियम के अनुसार 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ जो होते हैं क्षेत्रक जो होते हैं संगठित क्षेत्र होते हैं और कुछ असंगठित क्षेत्र होते हैं। ये रूल के आधार पर इसको डिफाइन किया जाता है। मतलब कि कोई कंपनी या फिर कोई संस्था नियम के अनुसार चलती है, भारत सरकार ने जो नियम बनाया है या फिर वहां पर जो कानून है, संविधान है, उनके दायरे में आता है और उसके तहत वो काम करते हैं। ये सारे के सारे संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। इसमें आप जॉब करते हैं तो आपका जॉब सिक्योर होता है, पारिश्रमिक एक सही वेतन मिलता है, तो वो संगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र में कोई सिस्टम नहीं होता है, इसमें कोई रेहड़ी वाले, दुकानदार, छोटे मोटे दुकानदार, इनके लिए कोई रूल नहीं है। यहाँ पर न जॉब सिक्योर होता है, कब आप जो जॉब पर रखा जाएगा, कब निकाल दिया जाएगा, कोई अता पता नहीं रहता है। सैलरी कितना मिलेगा वो भी निश्चित नहीं रहता है। छुट्टी लेने पर पैसे तो उसको मिलते ही नहीं, बल्कि पैसे और काटे जाते हैं। तो ये सारे असंगठित क्षेत्र कहलाता है। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र भी बहुत बड़ा है और संगठित क्षेत्र भी। यहाँ तक कि बोला जाता है कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वो संगठित क्षेत्र से भी बड़ा है। क्लियर है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है, नौकरी की कोई सुरक्षा वगैरह इसमें नहीं होती। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट था जो राष्ट्रीय आय से पहले आपको जानना चाहिए। ऐसे हमने उसके ऊपर डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा और डिटेल में उसको जरूरी था, इसीलिए हमने उसको चर्चा कर लिया है। आई होप अब सभी चीज क्लियर आपको होगा। अब राष्ट्रीय आय में आ जाते हैं। तो कल हमने बताया था राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो देश का जो आय है और जितने भी देश के निवासी हैं उनको सबको आय को अगर जोड़ दिया जाए, सबको जोड़ने के बाद जो पूरे देश के निवासियों का आय जोड़ने के बाद जो हमें आय प्राप्त होता है उसी को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। किसी देश के एक निश्चित सीमा के अंदर, जैसे भारत है, भारत का राष्ट्रीय आय ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय जो होता है किसी देश के सीमा के भीतर होता है, किसी एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है और उसी का अंतिम बाजार मूल्य क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय।
यहाँ पर मार्शल एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भी डिफाइन किया है। ध्यान रखिएगा इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल किया जाता है, तो मार्शल का डिफिनेशन यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय हमने कल ही डिफाइन कर दिया था, वो आगे हम लोग को मिलेगा। अब प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को कल हमने डिफाइन कर दिया था, आज जो कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन किया उसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं जो हमने बोला था कि कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीडीपी की अवधारणा, कॉन्सेप्ट और नेशनल इनकम। इसमें हम लोग 4 महत्वपूर्ण फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। एक होता है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। इसमें सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं जीडीपी का। जीडीपी क्या होता है? तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, कैलेंडर ईयर। कल तो ये हमने बता रहे थे, वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो अगर वो जानते हैं तब इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। जीडीपी जिसका फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी देश के या फिर किसी देश के सीमा के भीतर, किसी क्षेत्र के सीमा के भीतर किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो उत्पादन होता है, उसी का अंतिम बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। जैसे कि भारत का आपको पता है अपना टेरिटोरियल एरिया है, भारत का अपना क्षेत्राधिकार है। लैंड से तो हम लोग को पता ही चल जाता है कि भारत का कहां तक अपना लैंड के अंतर्गत अधिकार है, क्षेत्राधिकार है। एयर में भी पता चल जाता है, हवा में हो चाहे पानी में हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको पता है कि समुद्री सीमा में भारत को 200 नॉटिकल माइल्स तक उसको अधिकार मिलते हैं, नॉटिकल माइल्स तक। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीधा सा ध्यान रखिए कि जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त भारत का जो अपना क्षेत्राधिकार हो, चाहे वो जल सीमा क्षेत्र हो, चाहे वो वायु क्षेत्र हो, या फिर वो स्थल क्षेत्र हो, सभी को ध्यान में रखना है। मतलब कि भारत का क्षेत्राधिकार किसी भी एक वित्तीय वर्ष यहाँ पर बता चुके हैं, यहाँ पर कैलेंडर ईयर नहीं लेना है जो कि 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। हम लोग को यहाँ पर वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। तो हम लोग जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं एक निश्चित सीमा के लिए, क्योंकि हम लोग 12 महीने के लिए एक बार जो हमारे यहाँ सिस्टम है कैलकुलेट करने का, वो 12 महीने के लिए कैलकुलेट किया जाता है, 1 साल के लिए, जो कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को खत्म होता है। तो किसी एक वित्तीय वर्ष में जो भी वस्तु 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी वस्तु सेवा उत्पादन हुआ, अब उनको बाजार में बेचा जाएगा। तो जिस मूल्य पर बाजार में बेचा गया वही कहलाता है, उन सभी को ऐड कर दीजिए, सभी को, जितने भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ, और वही कहलाता है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है? तो यहां पर इसको ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा हम लोग फैक्टर में आते हैं, वो है एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी। यहाँ पर जैसे यहाँ पर जीडीपी, यहाँ पर डिफरेंस क्या क्या मिल रहा है? जीडीपी में पहला जो लेटर है वो जी है, और एनडीपी में पहला लेटर जो है वो एन है, बाकी डी और पी इसमें कॉमन है। ये क्या है इसको समझिए। जी का मतलब होता है ग्रोस सकल, जो हमने यहाँ पर अभी बताया, और एन का मतलब होता है शुद्ध, नेट हम लोग इसको बोलते हैं, शुद्ध। जब हम ग्रोस की बात करते हैं तो इसमें एक्चुअल या फिर जो शुद्ध डाटा होता है वो नहीं मिलता है। जैसे कि हमने 2015 में कार लिया था 10 लाख में, 2015 में हमने कार लिया 10 लाख में, 2020 में क्या उसका वही वैल्यू रहेगा? नहीं।
अगर हम 2020 से बोल रहे हैं कि 10 लाख वैल्यू है तो मतलब हम ग्रोस वैल्यू को ले रहे हैं। अगर उसका हमको नेट वैल्यू, एक शुद्ध वैल्यू चाहिए तो हम लोग उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। और शुद्ध वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कार का जो मूल्य घटा, मूल्य कैसे घटता है, तो उसका उपयोग कर रहे हैं। 2015 में लिए 2020 आ गया तो उसका उपयोग कर रहे हैं, उसमें जंग लग रहा है, उसमें जो घर्षण हो रहा है, तो उस वजह से उसका मूल्य क्या हो जाता है, वो घट जाता है। तो मान लीजिए आज के डेट में उसका वैल्यू 10 लाख की जगह 3 लाख रुपया है, तो शुद्ध वैल्यू एनडीपी यही होता है, शुद्ध वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसमें अगर इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर सीधा लिख देते हैं एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास को इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो वैल्यू घटा किसी वस्तु का, हर एक वस्तु का मार्केट में एक बार वो बिक जाता है तो उसका वैल्यू घट जाता है। क्लियर है? हाँ, कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिसका वैल्यू बढ़ते ही रहता है, वो एक्सेप्शन होता है, उसको हम लोग को नहीं कंसिडर करना है। यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं जिसका वैल्यू घटा है उसके बारे में, जो डेप्रिसिएबल है। हमारे यहाँ कुछ बहुत सारे ऐसे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, खासकर जैसे जमीन जायदाद वगैरह हो गया, लैंड वगैरह हो गया, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पर जो डील किया जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि डेप्रिसिएबल होता है, उसका वैल्यू घटते रहता है। क्लियर है? तो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। इसमें आप देखिए 4 में हमने पहला और ये तीसरा डिस्कस कर दिया। अब जीएनपी और एनएनपी पर बात करते हैं। जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जब जीडीपी की हम बात कर रहे थे तो जीडीपी में हम लोग किस चीज को कंसीडर कर रहे थे, जीडीपी में किस चीज को कंसीडर कर रहे थे, क्षेत्राधिकार, भारत के सीमा के भीतर जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ किसी एक निश्चित वर्ष में, उसी का बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। लेकिन जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर नागरिकता की बात करते हैं, जैसे कि भारतीय। तो मतलब कि अगर इसको हम डिफाइन करें तो जीएनपी वह वैल्यू होता है जहां पर किसी भी देश में, देश नहीं बोले, किसी भी राष्ट्रीयता के आधार पर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं भारतीयों के द्वारा किसी एक निश्चित वर्ष में, किसी एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया गया, गुड्स एंड सर्विसेज का जो उत्पादन हुआ, उसी का अंतिम बाजार मूल्य जीएनपी कहलाता है, जिसमें कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल करते हैं। विदेशों से प्राप्त क्लियर? यहां तक विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जीएनपी में हम लोग किसी देश की सीमा के भीतर के अलावा, मतलब कि अगर इसको अगर हम लिखें तो जीएनपी इज इक्वल टू हो जाएगा जीडीपी भारतीय, भारत में भी होंगे और भारत के बाहर भी होंगे, इसीलिए जीडीपी तो होगा ही, मतलब कि भारत में जो उत्पादन होगा वो जीएनपी का तो भाग है ही। इसके अलावा जो भारतीय विदेश में है और उनसे जो प्राप्त हो रहा है, तो एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। इंग्लिश में फुल फॉर्म इसका लिख लीजिएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड। मतलब कि जितना भी, अब ये नेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्स माइनस एम, यहां पर देखिए लिखा हुआ है एक्स माइनस एम, शुद्ध विदेशी आय के निर्यात एवं आयातों का अंतर जो होता है उसी को हम लोग एक्स माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? यहां तक एक और कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे कि आप बोलिएगा सर कि भारत से तो बाहर लोग जाते ही जो भारतीय हैं, विदेशों से भी भारत आते हैं ना, इसीलिए ये एडजस्टमेंट किया गया है। मतलब कि भारत में अगर आयात हो रहा है तो निर्यात भी होगा। भारतीय लोग बाहर से पैसा कमाकर भारत में ला रहे हैं तो विदेशी लोग भी भारत आएंगे और भारत से पैसा कमाकर अपने देश में चले जाएंगे। या फिर वस्तु जो चीन में मैन्युफैक्चरिंग हुआ वो भारत में बिक रहा है, तो भारत में बिक रहा है तो यहाँ के लोग उसे खरीदेंगे, तो उस कंपनी को फायदा होगा और वो फायदा अपने देश में ले जाकर उसको खर्च करेगा, वहां ले जाएगा।
उसको भी हुआ, इसीलिए यहाँ पर नेट निकालते हैं x माइनस m करके। क्लियर है? जैसे कि एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, एक कंपनी है जो कि टाटा कंपनी का यूएसए में एक ब्रांच है, यूएसए में एक ब्रांच है, वहां पर इनकम इसका अर्न किया जाता है 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया इनकम अर्न होता है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि टाटा कंपनी जो कि यूएसए में चल रही है, टाटा कंपनी जो कि एक इंडियन कंपनी है, एक भारतीय कंपनी है, का एक ब्रांच यूएसए में है, वहां पर सर्विसेज या फिर गुड्स वगैरह सेल किए जा रहे हैं। मेरा सवाल है कि ये भारत के जीडीपी में शामिल होगा या फिर जीएनपी में शामिल होगा, किसमें शामिल होगा? अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर। अगर कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो ये जीडीपी में हमने बोला कि भारत के क्षेत्राधिकार में जो है, यूएसए भारत के क्षेत्राधिकार में नहीं है, तो भारत के जीडीपी में ये शामिल नहीं किया जाएगा। अब आते हैं जीएनपी में, तो जीएनपी में शामिल होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि भारतीयों के द्वारा, अभी हमने बताया, भारतीयों के द्वारा जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ, वो चाहे वो भारत में हो या फिर भारत के बाहर हो, भारत के क्षेत्राधिकार के बाहर में हो, जैसे यूएसए में हुआ है, तो वो जीएनपी में शामिल किया जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 लाख रुपया है, भारत के जीएनपी में शामिल होगा। एक चीज और ध्यान रखना है, भारत के जीएनपी में तो ये 2 लाख रुपया शामिल होगा, इसके अलावा यूएसए के जीडीपी में शामिल किया जाएगा। यूएसए के जीडीपी में, जीडीपी का डिफिनेशन, अपने क्षेत्राधिकार में जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ उसी का बाजार मूल्य शामिल होगा। तो यूएसए के क्षेत्राधिकार में है टाटा कंपनी के ये ब्रांच, तो वहां की जीडीपी में शामिल होगा और भारत के जीएनपी में शामिल होगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। क्लियर यहां तक? एग्जाम्पल को लिखिएगा तो आप लिख लीजिए। सारा डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब नहीं पढ़ रहे, कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, इसलिए हम पॉइंट वाइज करते जा रहे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक वर्ष के भीतर देश के नागरिकों द्वारा, जैसे भारतीयों द्वारा, भारतीयों की जगह यहाँ पर हम अमेरिकियों लिख सकते हैं, अमेरिका की अगर हम बात करेंगे, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम सामान और सेवाएं, वस्तु एवं सेवाएं जिनमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय शामिल है, को पूरे राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में जाना जाता है, मतलब वो जीएनपी का। अब देखिए सर, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, जीएनपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये क्या है? ये कुछ नहीं, बस आगे हम मेथड आपको बताएंगे कि अब ये राष्ट्रीय आय निकालना जितना आपको यहाँ पर डिफरेंसेस के आधार पर इजी लग रहा है ना, ये उतना ही डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जैसा कि हम बोल रहे हैं कि देश में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन है। अब इतने बड़े देश से यहाँ पर क्या क्या वस्तुएं उत्पादित हो रही है, क्या क्या बिक रहा है, उनका सबका आंकड़ा जुटाना, कुछ आंकड़े तो मिलते ही नहीं है, और सबको कलेक्ट करके यहाँ पर इकट्ठा करना, वो सबसे बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो आगे हम आपको मेथड बताएंगे कि आखिर ये जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मेथड क्या है। तो वहीं पर एक आता है सी प्लस आई प्लस जी, मतलब जीएनपी अगर कैलकुलेट करना है, जीडीपी के जगह पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर इसलिए शामिल कर दिया गया है क्योंकि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय लिखते हैं, कि जीडीपी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सी प्लस आई प्लस जी होगा खाली। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ये क्यों लिख दिए? अभी हम बता रहे थे ना, जीएनपी इज इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, जो भी हमने मेथड बताया। इसी को रिवर्स करके मैथमेटिकल के, अगर हमको यहाँ पर जीडीपी चाहिए, जीडीपी चाहिए तो जीडीपी इधर आ जाएगा और जीएनपी ये माइनस में आ जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। बस वही मैथमेटिकल फॉर्मूला किया गया है और कुछ नहीं। क्लियर है? अब आते हैं एक लास्ट पॉइंट जो कि है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। जैसे एनडीपी कैलकुलेट किया था ना, उसी तरह से कैलकुलेट करना है। ये ग्रोस वैल्यू था जीएनपी में, को नेट चाहिए, नेट चाहिए तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए, सीधा लिखा हुआ है एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, जो वैल्यू घटा उसी को मूल्यह्रास बोलते हैं। तो जीएनपी अगर का हमको अगर शुद्ध वैल्यू कैलकुलेट करना है तो माइनस कर देना होगा मूल्यह्रास को। एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस
तो जितने भी चारों फैक्टर थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है और एनएनपी क्या है। और सारे को ध्यान में रखिएगा, खासकर इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में या तो डिफिनीशंस या फिर फॉर्मूला कुछ भी पूछा जा सकता है। एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि जीडीपी जीएनपी के इक्वल कब हो सकता है। जीडीपी जीएनपी के इक्वल कब हो सकता है? तो ऐसा तभी हो सकता है जब वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी हो। कल हम बता रहे थे वैश्विक व्यापार के आधार पर दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, एक खुली अर्थव्यवस्थाएं जैसे भारत, और दुनिया की अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था है, और दूसरा होता है बंद अर्थव्यवस्थाएं, क्लोज्ड इकोनॉमी। आयात निर्यात का कॉन्सेप्ट क्लोज्ड इकोनॉमी में तो नहीं होगा, ओपन इकोनॉमी में होगा। क्यों? क्योंकि भारत से कोई बाहर जा रहा है और भारत में कोई बाहर से आ रहा है, यहीं पर देखा जा सकता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और यहीं पर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जीरो हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ना हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी देश को और नहीं हमारे देश में कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि अभी उत्तर कोरिया इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, उत्तर कोरिया। तो वहां पर देखिएगा इंपोर्ट भी जीरो है, एक्सपोर्ट भी जीरो है, तो वो एक बंद इकोनॉमी का एग्जांपल है। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर जीरो हो गया तो मतलब कि NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो। अगर NFIA जीरो हो गया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर जीरो हो गया, इंपोर्ट हो ही नहीं रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तब जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी होगा। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस परिस्थिति में या फिर किस अवस्था में जीएनपी जीडीपी के बराबर होगा। तो यहां पर भी देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी, यहां पर देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बोल रहा है कि बंद है, यहां पर देखिए एनएफआईए जीरो है, ऑप्शन के आधार पर डिपेंड करेगा, आप उसी को टिक कर दीजिए। क्लियर है? यहां तक सारा कॉन्सेप्ट हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। अब इसमें कुछ मेथड की बात करते हैं। मेथड में आने से पहले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं, जैसे कि कल हम एक प्रति व्यक्ति आय डिस्कस कर रहे थे, तो प्रति व्यक्ति आय के अलावा कुछ और भी इंपोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हम बोलते हैं निजी इनकम, क्योंकि अगर जीडीपी कैलकुलेट करना है तो हर व्यक्ति का निजी इनकम जानना होगा, हमारा, आपका, आपके परिवार का, हर व्यक्ति का निजी इनकम कितना है। तो निजी इनकम का मतलब सीधा सा हुआ कि एक व्यक्ति को विभिन्न साधनों से जो आय प्राप्त होती है उसी को निजी इनकम बोलते हैं। जैसे कि आप एक पर्सन है, आप एक व्यक्ति हैं, आपको हाउस रेंट आता है, अपने घर है रेंट पर लगा दिए, आप बिजनेस एक करते हैं, वहां से प्रॉफिट होता है, आप एक सैलरी पर्सन है, गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट जॉब में कहीं भी जॉब कर रहे हैं, वहां से सैलरी आता है। आप बोलिएगा सर कि एक व्यक्ति का सारा इनकम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एक व्यक्ति का एक इनकम। आपके आसपास देखिए, एक व्यक्ति का 10 सोर्सेस से इनकम आता है, इन्वेस्ट कर दिया है, शेयर्स में लगा दिया है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, LIC में लगा दिया है, तो हर जगह से इनकम आता है। कोई व्यक्ति का तो कोई भी इनकम नहीं है, और कोई व्यक्ति का मान लीजिए वो सैलरीड पर्सन है, वो जॉब करता है, तो वहां से आ रहा है। तो एक व्यक्ति का इनकम के विभिन्न सोर्सेज हो सकते हैं। तो सीधा सा यहाँ पर निजी आय का मतलब है कि अलग अलग स्रोतों से एक व्यक्ति को होने वाला इनकम ही निजी इनकम, पर्सनल आय कहलाता है। व्यय योग्य आय, ये व्यय योग्य क्या है? मतलब कि ऐसा आय जो हम खर्च कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अगर इनकम हो रहा है, निजी इनकम हो रहा है, तो वो क्या करेगा? अपने परिवार के लिए, अपने लिए पैसे को खर्च करेगा। पैसे को खर्च करेगा तो जैसे कि एक व्यक्ति को टोटल 50,000 इनकम होता है, आपको पता है कि हमें टैक्स सरकार को देना पड़ता है। इनकम टैक्स आपने दिया, इनकम टैक्स देने के बाद जो इनकम बचेगा वही कहलाता है व्यय योग्य आय। मतलब कि ऐसा इनकम जिसे हम खर्च कर सकते हैं, ये 40,000। अब बोलिएगा सर हम टैक्स नहीं देते हैं, वो टैक्स नहीं देते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन अर्थव्यवस्था में ये मान के चला जाता है कि हर एक व्यक्ति टैक्स देना जरूरी है, और उसके आधार पर ही हम लोग यहाँ पर रूल्स बनाते हैं।
तो मान लीजिए हमने इनकम टैक्स के रूप में 10,000 रुपया दिया, तो 40,000 क्या हुआ, यही व्यय हो गया, मतलब कि ऐसा इनकम जो हम खर्च कर सकते हैं। 50,000 जितना इनकम आया सारे के सारे तो खर्च नहीं कर सकते हैं, टैक्स देने के बाद जो बचेगा सिर्फ वही अपने परिवार, उसमें से सेविंग्स भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, राशन के लिए, कपड़े के लिए और अन्य कामों के लिए इसको खर्च कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं डिस्पोजल पर्सनल इनकम, व्यय योग्य है। क्लियर है? ये दो पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। के बाद आते हैं प्रति व्यक्ति आय, तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं प्रति व्यक्ति आय क्या है। कल हम बता रहे थे कि जब हम राष्ट्रीय आय जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो दो मूल्य इसका आता है। कभी कभी देखते होंगे कि फैक्टर कॉस्ट पर, और कभी कभी देखते होंगे कि मार्केट प्राइस पर। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा अलग है इससे। जब हम बोलते हैं कि स्थिर मूल्य पर रियल वैल्यू, और एक बोलते हैं करेंट प्राइस, ये थोड़ा अलग है और ये अलग है। जैसे कि हम बोलते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, एक पेन है, एक पेन का एमआरपी जो है वो 20 रुपीज है, तो ये एमआरपी क्या दिखा रहा है कि मार्केट में मैक्सिमम इसको 20 रुपया में बेचा जाएगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है ये। मान लीजिए मार्केट में ये बिकता है 15 रुपीज में, तो ये 15 रुपीज में जो बिका, तो इसमें क्या क्या शामिल होगा, इस पेन को बनाने का खर्चा, टैक्स और सब्सिडी और प्रॉफिट, क्योंकि हर व्यक्ति जो सेल करता है वो टैक्स देता है, हो सकता है कि सरकार उसको सब्सिडी भी देती हो, और वो बिना प्रॉफिट के तो कोई बिजनेस नहीं करेगा, प्रॉफिट उसको चाहिए ही। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि इस पेन को बनाने में हम बात कर रहे हैं, बनाने में कितना खर्चा आया। जैसे कि एक पेन बनने में क्या चाहिए, इसको रॉ मटेरियल चाहिए, इसमें इंक चाहिए, प्लास्टिक, मतलब जितना भी इसको बनाने में, फिनिश प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चा होता है, ये तो हो गया रॉ मटेरियल, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, बिजली हो गया, मजदूर हो गया, मजदूर जो काम करेंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, यातायात हो गया जो वहां पर लाएगा मटेरियल वगैरह, तो वो सारे खर्चेस भी आते हैं। सबको बना के मान लीजिए आता है कि ये पेन जो एमआरपी इसका 20 रुपया है, तो बनाने में कुल खर्च जो होता है 8 रुपया खर्च होता है, तो यही 8 रुपया इसका जो फैक्ट्री कॉस्ट है। जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट भी जरूरी क्यों है, क्योंकि हम ये देखें कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका बनने का लागत क्या है, लागत क्या है, साधन लागत इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। क्लियर है? और मार्केट प्राइस मतलब कि जिस वैल्यू पर वो मार्केट में बिकेगा, जैसे एमआरपी भी हो सकता है इसका मार्केट प्राइस, या फिर जिस मूल्य में वो मार्केट में बिका सेल हुआ, उसी को बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यहीं पर इसीलिए वर्ड लिखा हुआ है, किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न उपकरणों द्वारा किए गए जोड़ों का योग वस्तु की लागत होता है। अब ये पेन था, पेन को बनाने में रॉ मटेरियल यूज हुआ, प्लास्टिक यूज हुआ, इंक यूज हुआ, फिर उसको कवर किया गया, डिजाइन किया गया, इसके अलावा जहां बना होगा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मजदूर का खर्च हो गया, रेंट हो गए, जिस गाड़ी से मटेरियल लाया होगा, फिर प्रोडक्ट बनने के बाद ऑफिस तक पहुंचाने तक का खर्चा, तो मतलब हर तरह के जो खर्चे हुए पेन को बिकने से पहले, वो सारे के सारे फैक्टर कॉस्ट कहलाते हैं, उसका वो लागत होता है। आपके यहाँ भी कोई कपड़ा बन रहा है, कोई भी हो रहा है, उसको बिकने तक जो खर्चे वगैरह आते हैं, फिर उसको प्रॉफिट वगैरह ऐड करके उसको बेचा जाता है, लेकिन प्रॉफिट से पहले की बात कर रहे हैं, तो टैक्सेस से पहले की बात कर रहे हैं, सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट मतलब ना उसका लागत हुआ। अब इसमें 8 रुपया हमने रखा, मान लीजिए उसने जोड़ा कि टैक्स हमको सरकार को इस पर देना है, मान लीजिए 3 रुपया वो टैक्स देता है, फिर उसमें जोड़ेगा कि सब्सिडी हमको मिला इस पर, तो 1 रुपया माइनस कर दिया, सब्सिडी तो उसके लिए लाभ हो गया ना, ध्यान रखिएगा। सरकार किसी को सब्सिडी दे रही है मतलब कि उसके लिए वो फायदा है,
सब्सिडी को यहाँ पर माइनस करना होगा, तो 1 रुपया माइनस हो गया। अब इस पर प्रॉफिट वो अपने जोड़ेगा, मान लीजिए वो 5 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहता है। फाइनली जो मार्केट में मिनिमम इसका रेट होगा 5 3 8 8 8 16 और एक माइनस कर दीजिए तो 15, तो मिनिमम इसका रेट 15 होगा। मार्केट में ये एमआरपी में 20 रुपया है, तो 20 रुपया में बिकेगा या फिर 15 रुपया में बिकेगा। मतलब ये ध्यान रखिएगा, रिटेलर अलग होता है, रिटेलर भी तो प्रॉफिट कमाएगा ना। ये तो रिटेलर को 15 रुपया में बेचा गया, कस्टमर को बेचेगा तो 15 से 20 के बीच में वो बिकता है। इसलिए देखिएगा एमआरपी के आधार पर नहीं बिकता है, कंपनी वाला अपना प्रॉफिट वगैरह देख लेता है, प्रॉफिट वगैरह के बाद मिनिमम प्राइस वो तय कर लेता है कि इतना में हम मिनिमम बेचेंगे, तो रिटेलर को वो देता है। मान लीजिए वो 15 रुपया में दिया, तो फिर अब रिटेलर इसको 15 से 20 के रुपया में के अंदर वो बेचेगा। इसलिए जाते हैं दुकान में तो देखिएगा जब एमआरपी होता है तो उससे कम रेट पर भी हमें वस्तु मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसको कम रेट पर मिला था, तो वो अपना प्रॉफिट ज्यादा कमाने के चाहता है, उसको एमआरपी पर बेचेगा। अगर वो चाहता है कि नहीं हम ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, तो कम प्रॉफिट पर भी वो अपना बेच देता है सामान। क्लियर है? वही है, यहाँ पर मेथड वगैरह बताई गई, मेथड वगैरह आपको रटने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा मार्केट प्राइस और साधन लागत क्या है। क्लियर? एक यहाँ पर दिखा रहे थे, कभी कभी देखिएगा स्थिर मूल्य पर, रियल वैल्यू पर और करंट प्राइस पर जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। वो क्या होता है? यहां पर आपको बता, ये ऑलरेडी कल बता चुके हैं, हमने जीडीपी बोला स्थिर मूल्य पर, एक बोला जीडीपी चारों या फिर चालू, जैसे कि 2011 में 2 केजी चीनी हम लोग खरीदते थे, 40 रुपया देना पड़ता। 2021 में 2 केजी चीनी खरीदते हैं, सेम क्वांटिटी 80 रुपया देना पड़ रहा है। समय के साथ देखिएगा रुपीस का वैल्यू क्या वहां पर हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ग्राफ अगर दिखाएं, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है राष्ट्रीय मार्केट में या फिर जो भी बोलिए, क्योंकि क्वांटिटी वही है। 2 केजी आज भी खरीदना है और 2 केजी उस समय भी खरीद रहे थे, लेकिन 40 के जगह 80 रुपया देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रुपीस का वैल्यू घटा, ये बढ़ा नहीं घटा, क्योंकि हमें जो खरीदना है पहले कम पैसे में खरीद ले रहे थे, आज उसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो रुपीस का वैल्यू तो घटा होगा। क्वांटिटी वही है, प्रोडक्ट वही है, सब चीज वही है, तो रुपीस का वैल्यू घटा। उसी को दर्शाने के लिए हम लोग ये स्थिर मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं और चालू मूल्य पर। मतलब कि रुपीस का वैल्यू आज की डेट में कितना है, आज जो हम लोग कमाई कर रहे हैं उसका रियल वैल्यू क्या है आज की डेट में, और ये 2011 में जैसे कि एक बेस ईयर यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। स्थिर मूल्य हमेशा बेस ईयर पर कैलकुलेट किया जाता है। बेस ईयर, ये बेस ईयर क्या होता है? जैसे कि कंपेयर करने के लिए कि आज से 10 साल पहले क्या स्थिति था। अब बोलिए सर बेस ईयर तो कितना पहले का ले सकते हैं, तो सरकार समय समय पर सीएसओ, हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करता है उसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, आजकल वो एनओ से हो चुका है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वही कैलकुलेट करता है। तो उस समय समय पर इसको चेंज करता रहता है बेस ईयर। और अभी वर्तमान जो हमारे देश का बेस ईयर है वो 2011-12 है, और इसको चेंज करके 17-18 करने की बात की जा रही है, लेकिन वो अभी चेंज नहीं किया गया है, अभी ये 11-12 ही है। क्लियर है? तो स्थिर मूल्य पर तो ये बेस प्राइस के आधार पर जीडीपी का जो उस समय का वैल्यू है वो कैलकुलेट किया जाता है, और चालू कीमत पर ये मतलब चालू मतलब वर्तमान, इसको बोलते हैं करंट प्राइस इंग्लिश में। तो वर्तमान वैल्यू पर इसका जीडीपी कितना है। और देखिएगा अगर मान लीजिए स्थिर मूल्य पर ये 80 है तो ये देखिएगा 120 होगा, क्योंकि हमारे यहाँ रुपीस का वैल्यू घटती जा रहा है, तो लोगों की आय भी बढ़ रही है। बोलिएगा सर कि वैल्यू तो घट रहा है लेकिन लोगों को तो आय भी बढ़ रहा है,
लेकिन जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है, हर वस्तु एवं सेवाओं के दाम बढ़ रहे हैं, उस रेट से सैलरी या फिर कमाई नहीं बढ़ रही है। तो एक समस्या वहां पर ये हो जाती है। तो कंपेयर करने के लिए आज से 10 साल पहले क्या है, आज का वर्तमान स्थिति है। इसीलिए देखिएगा, हमेशा जो कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी, जैसे बजट आपको पढ़ाएंगे, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाएंगे, तो वहां पर दो मूल्य हम लोग देखते हैं, वो चाहे झारखंड का पढ़ा है चाहे भारत का पढ़ा है, वहां पर दो मूल्य हमेशा देखने को मिलता है, एक स्थिर मूल्य और एक चालू मूल्य। इसको ध्यान में रखिए। चालू मूल्य मतलब कि वर्तमान कीमत के आधार पर वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान जो महंगाई की दर है, उसको एडजस्ट करते हुए वर्तमान जो करेंसी का वैल्यू, उसके आधार पर ये कैलकुलेट किया जाता है। और ये स्थिर मूल्य पर मतलब कि एक बेस ईयर के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है कि जैसे कि अभी बेस ईयर 2011-12 है, उस समय जीडीपी क्या क्या वैल्यू था। बदलकर 17-18 करने की बात की गई है सीएसओ के द्वारा, लेकिन अभी बदला नहीं गया। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। हो गया है, हो गया। अब राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है, उसके जो विभिन्न मेथड है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम जो साइंटिफिक मेथड से साइमन कुजनेट्स के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1934 में। राष्ट्रीय आय के मेथड का मतलब है कि जो हम लोग राष्ट्रीय आय, जैसे एक परिवार में 5 लोग हैं, हम अगर पूछे कि इस परिवार का टोटल कितना आय है, तो आप बता सकते हैं कि हर एक व्यक्ति अगर कमाता है, मान लीजिए इसमें 2 व्यक्ति नहीं कमाते हैं, 3 व्यक्ति कमाता है, सबको जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा राष्ट्रीय आय। तो हम उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं अपने देश का। ये 5 व्यक्ति थे एक परिवार में, तो हमारे देश का 130 करोड़ मान लीजिए जनसंख्या है, तो हर एक व्यक्ति को हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारे देश का राष्ट्रीय आय होगा। तो राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। उत्तोलन मेथड कौन कौन से हैं? तो एक पहला होता है उत्पादन विधि, जिसको मूल्य संवर्धन विधि बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। दूसरा होता है आय मेथड, इनकम मेथड, और तीसरा होता है व्यय मेथड, व्यय विधि, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। अब सवाल उठता है कि जैसे कि हम इन 3 मेथड से किसी देश का राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करेंगे, तो पहला प्रश्न होता है कि क्या तीनों में जो मूल्य निकलेगा, मान लीजिए कैलकुलेट करने के बाद पता चलता है कि 1 लाख करोड़ है टोटल राष्ट्रीय आय, तो क्या ये 1 लाख करोड़ तीनों मेथड में सेम होना चाहिए या फिर अलग अलग होगा? अब किसी एक देश में अगर राष्ट्रीय आय पता कर रहे हैं, तो कोई भी मेथड से चले तो हमेशा ये सेम ही रहेगा। अगर डिफरेंसेस आ रहा है तो मतलब कि आपका कैलकुलेट करने का मेथड वो गलत है। जैसे कि अभी बता रहे थे, 5 एक परिवार में 5 लोग रहते हैं। अब 3 लोगों का इनकम होता है, 2 लोगों का इनकम नहीं होता है, तो सारे इनकम होंगे, पता करने पर इनका जो विभिन्न सोर्सेज से सारे इस परिवार का इनकम पता चला कि 10,000 है। अब ये किसी भी मेथड से कैलकुलेट करिएगा तो 10,000 ही आना चाहिए, वो कम बेसी तो नहीं हो सकता है। जो इनका इनकम है वही इनकम रहेगा। अगर कम बेसी आ रहा है तो मतलब कि कुछ गड़बड़ी है इसमें। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि आप किसी भी मेथड से देश की राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कीजिए, हमेशा राष्ट्रीय आय क्या होगा, जीडीपी इक्वल ही होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू कुल राष्ट्रीय आय और कुल राष्ट्रीय व्यय। अब बोलिएगा सर ये कैसे हो सकता है, इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे एक किसान गेहूं का उत्पादन करता है, 5 किलो उसने गेहूं का उत्पादन किया, मार्केट में इसे 50 रुपया में बेचा, 50 रुपया में बेचा, 50 रुपया जीडीपी में काउंट होगा। क्लियर है? गेहूं का उत्पादन हुआ, तो उत्पादन मेथड के आधार पर अगर चले, उत्पादन मेथड के आधार पर गेहूं का उत्पादन 5 किलो हुआ था, 10 रुपए पर केजी बिका, 50 रुपया ये दिखा, उत्पादन विधि से 50 रुपया इनकम टोटल दिखा। इसी तरह देश भर के जितने भी व्यक्ति हैं सबको जोड़कर ये कैलकुलेट कर लिया जाता है आय मेथड में। अब देखते हैं किसान ने यहाँ पर मान लीजिए इसको खरीदा, जो था उस सोहन ने खरीदा, सोहन ने खरीदा और किसान का नाम मान लीजिए मोहन था। उत्पादन मेथड से तो हम लोग देख लिए कि 50 रुपये यहाँ पर आ चुका है।
अब यहाँ पर आई मेथड से देखते हैं। किसान ने इसको बेचा कितना में, 50 रुपया में, 50 रुपया में बिका। इसके पास प्राप्त कितना हुआ, आय कितना आया, पैसा 50 रुपये। सोहन ने इसको खरीदा, तो सोहन के लिए खर्चा हुआ होगा, खर्चा कितना हो रहा है सोहन का, 50 रुपये। यही मेथड में भी कितना आ गया, 50। ये हमने एक एग्जांपल लेके आपको सिंपल सा बता दिया, तो मतलब कि ये पूरे देश भर में ये यही चीज होता होगा। आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, किसी वस्तु को बेचते हैं, किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, यही हर चीज जगह होता है। इसको इकट्ठा करने में बहुत बड़ी समस्या आती है, लेकिन जब ये इकट्ठा हो जाता है तो सबको ऐड करने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर इसीलिए हमने बोला कि तीनों मेथड से कैलकुलेट कीजिएगा, हमेशा इक्वल होगा। यहाँ पर देखिए उत्पादन मेथड में भी हमने देखा 50, आई मेथड में भी हमने देखा 50 और वे मेथड में, इसीलिए देखिएगा जो कैलकुलेट होगा हमेशा ये इक्वल ही होगा। अब ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले उत्पादन विधि या फिर उसको मूल्य संवर्धन विधि बोलते हैं। उत्पादन विधि में सीधा सा हम लोग क्या करते हैं कि देश में जितनी भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ उसके बाजार मूल्य को ध्यान रखिएगा। देश में जितने भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ किसी एक निश्चित वर्ष में, और वो मार्केट में जितने मूल्य में वो बिका, उन सबको ऐड करते जाइए। वही मेथड से हम लोग राष्ट्रीय आय कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर जीडीपी कैलकुलेट कर लेंगे, जीएनपी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सकल राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य, मौद्रिक मूल्य या फिर प्रचलित मूल्य या चालू मूल्य। अब बोलिएगा सर ये क्या लिख दिया है, बाजार मूल्य, मौद्रिक मूल्य। सीधा सा मतलब कि ये डील जो होगा वस्तु, चाहे वो कार हो, चाहे कोई भी उत्पाद हो, या फिर कोई भी सेवा हो, टीचिंग हो, लॉयर हो, हर चीज डील होता है रुपीज में। रुपीज में वो कितने में डील किया गया, लॉयर से कितना में डील हुआ, 50,000 रुपया लॉयर लेगा जेएसएससी का केस लड़ने में, तो ये 50,000 रुपया यहाँ पर जीडीपी में काउंट किया जाएगा। किसी व्यक्ति का कोई मर्डर कर देता है, लॉयर उसको बोलता है कि हम डिफेंड करेंगे, आपको 50 लाख रुपया देना पड़ेगा, हम आपको जान को बचा देंगे, ये मौद्रिक मूल्य में शामिल किया जाएगा। यही प्रचलित मूल्य, मतलब कि में वो मार्केट में बिका। स्टेटमेंट है सारा, देख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। इसको कैलकुलेट करते वक्त बहुत सारी सावधानियां हमारे लिए जरूरी होता है। सावधानियां क्या, जैसे कि इसमें जो हम लोग काउंट करते हैं वो काउंट हमेशा करते हैं जो पहली बार उत्पादन हुआ है सिर्फ उसी को। जैसे कि एक कार था और वो बिका, उसी के मूल्य को काउंट करेंगे। कार है, कार ये 2020 में बिका 10 लाख में, तो 10 लाख ये जीडीपी में काउंट होगा। 2021 में ये कार, मान लीजिए कार मोहन ने लिया था, मोहन ने खरीदा इसको तो 10 लाख में खरीदा। 2021 में मोहन ने सोचा कि अब ये कार की जगह हम एक नया कार लेंगे, तो ये क्या करता है कि इसको, इस कार को अब बेच देता है। मान लीजिए इसने सोहन को बिका, इसको बेचने में एक रमेश नाम का व्यक्ति जो दलाल था वो इसकी मदद करता है। दलाल एक रमेश था कार बेचने वाला, वो मदद करता है और इसके माध्यम से सोहन को बिका गया। मान लीजिए उसने इस कार को 8 लाख रुपया में बेचा, 8 लाख में बेचा, और इस बिक्री की वजह से जो दलाल था, जो ब्रोकर था, उसको ब्रोकरेज के रूप में 15,000 रुपया मोहन इसको देता है। ब्रोकर था, दलाल है तो उसको कमीशन चाहिए ना। अब यहां पर समझिए कि जीडीपी में कितना और कब कब काउंट होगा। जैसे कि हमने बोला है कि जीडीपी में उत्पादन मेथड से जो पहली बार जो वस्तु बिकी है जिस मूल्य पर, जिस बाजार मूल्य पर, उसी को काउंट किया जाता है। बाद में रीसेल होने पर, ध्यान रखिएगा, रीसेल, मध्यवर्ती या फिर किसी भी अन्य परिस्थिति में अगर उसी वस्तु का बिक्री होता है फिर से बाद में दोबारा, तो उसको काउंट नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन जो पहली बार कुछ भी
उत्पादन होगा या फिर सेवाएं दी जाएगी और जिसका एक मौद्रिक मूल्य होगा वो शामिल होगा। इस पूरे केस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये 10 लाख में 2021 में कार बिका तो ये जीडीपी में आएगा। अब 2021 में ये कार रीसेल हो रहा है, रीसेल तो अभी हमने बताया कि रीसेल को कभी भी काउंट नहीं करते हैं जीडीपी में, तो ये 8 लाख रुपया को काउंट नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो एक ही वस्तु को 2 बार काउंट हो जाएगा, इसीलिए जीडीपी में ये 8 लाख रुपए को काउंट नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन अब सवाल उठता है एक और तो अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है 15,000, ये 15,000 काउंट होगा यस या नो? तो हाँ काउंट होगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो भी पहली बार जनरेट होता है और उसका एक मौद्रिक मूल्य होता है और वो चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सेवा हो, यहाँ पर जो एक दलाल था रमेश जो ब्रोकर का काम कर रहा था उसने एक सेवा दिया और उसके बदले यहाँ पर जनरेट हुआ 15,000, तो ये 50,000 जीडीपी में काउंट किया जाएगा, राष्ट्रीय आय में ये काउंट होगा। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखना है। इसमें अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तु एवं सेवाओं को राष्ट्रीय आय गणना में शामिल नहीं किया जाता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तु कौन सेवाओं को सम्मिलित हो जाने पर राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना डबल काउंटिंग होने का एक समस्या हो जाता है। इसीलिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही मूल्य ज्ञात करने हेतु तो उत्पादन के मूल्य में से उत्पादन के साधनों पर किए गए खर्च को घटाया जाता है। इस विधि में दोहरी गणना की समस्या बहुत ज्यादा बनी रहती है। क्लियर है? और अगर तीनों मेथड में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक लोकप्रिय जो विभिन्न देशों के द्वारा उपयोग किया जाता है कौन सा मेथड है, ये उत्पादन मेथड ही है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट जो वैल्यू हुआ है और जितने भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ है उन सब के बारे में हमें जानकारियां मिल जाती है हर एक स्तर पर, इसलिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय यही मेथड है विश्व में। अब अगला आते हैं आय मेथड। आय मेथड का मतलब कि जहां जहां से जितना जितना लोगों को आय प्राप्त होगा उन सभी को शामिल कर देंगे। एक दुकान वाला बिजनेस चला रहा है, एक कंपनी अपना बिजनेस चला रही तो उसको आय प्राप्त हुआ होगा। एक सैलरीड पर्सन आप हैं, आप जॉब करते होंगे तो वहां से आय प्राप्त हुआ होगा। आप इन्वेस्ट करके रखे हुए तो वहां से आय प्राप्त हुआ होगा। सरकार भी बहुत सारे इन्वेस्ट करके रखती तो उनको आय प्राप्त होगा। मतलब कि देश भर में जहां जहां से आय दिख रहा है चाहे वो किसी भी सोर्सेज से हो, एक मजदूर होगा तो उसको आय प्राप्त हुआ होगा। हर आय को जोड़ दीजिए तो आय विधि से नेशनल इनकम। इसीलिए यहां पर देखिएगा राष्ट्रीय आय अगर आय मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसमें सीधा सा हम लोग लिख देते हैं मजदूरी, जब एक सैलरी हो सकता है या फिर एक मजदूर को जो वेजेस वगैरह मिलता है, लगान जो भी टैक्सेस वगैरह सरकार को टैक्स वगैरह मिलती है, प्लस ब्याज आप इन्वेस्ट करते हैं, दुनिया देश भर में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग, तो वहां से ब्याज प्राप्त होता है तो उसको ऐड कर दीजिए। लाभ, आप अगर बिजनेसमैन है तो वहां से आपको आय प्राप्त होगा तो उसको ऐड कर दीजिए। और कोई आय का प्राप्त है साधन, सब इसी में आ जाता है। तो मजदूरी प्लस लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ सबको ऐड कर दीजिए तो इससे आपको राष्ट्रीय आय पता चल जाएगा। इसमें सबसे बड़ा एक लाभ ये होता है कि इसमें दोहरी गणने की समस्या नहीं होती है। अब आय है किसी व्यक्ति का दिख रहा है 50,000 इसको सैलरी मिल रहा है, तो 50,000 काउंट हो गया। दोबारा तो ऐसा नहीं कि सैलरी अगर दोबारा मिलेगा तो मतलब कि वो एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसको भी काउंट कर लेंगे। एक ही सैलरी दो जगह तो नहीं दिखेगी, रेमिटेंसेस वगैरह में दिखता है। मान लीजिए 50,000 रुपया इनकम अर्न किया, इसने अपने परिवार को जैसे 20,000 भेज दिया, रेमिटेंस कर दिया, तो ये परिवार मान लीजिए ए था, ए को पैसा गया तो लगता है कि इसका भी इनकम हुआ होगा, लेकिन ये इनकम नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी रेमिटेंस होता है, हमने कमाया हम अपने परिवार को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को दे रहे हैं तो इसको काउंट नहीं किया जाता है। गिफ्ट वगैरह देते हैं तो उसको भी काउंट नहीं, क्योंकि इसमें दोहरी गणना हो जाएगी, क्योंकि ये इनकम का ही कुछ भाग ना किसी व्यक्ति को दिया गया है, वो तो इनकम नहीं है। हमने जो कमाया हम अपने परिवार को देते हैं तो इनकम तो नहीं हो गया, हमने कमाई मेरे लिए वो इनकम हुआ लेकिन मेरे परिवार के लिए तो इनकम नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपने ही पैसा अपने परिवार को दिया है। इसलिए इसमें जो गिफ्ट वगैरह है, गिफ्ट भी दिया जाता है तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो आय होता है उसी में से। इसके अलावा दान वगैरह हो गया, भेजना हो गया, रेमिटेंसेस को बोलते हैं इंग्लिश में रेमिटेंसेस, ये सारे आय मेथड में काउंट नहीं किए जाते हैं। क्लियर है? तो ये आय विधि था। तीसरा है जो व्यय विधि।
व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। व्यय विधि का मतलब कि देश भर में जितना भी खर्चा हो रहा है, देश भर में, अब खर्चा कहाँ कहाँ होता है, तो एक पब्लिक, मतलब हम लोग, आम जनता, हर कोई खाने पर, उपभोग की वस्तुओं पर, खाने का मतलब उपभोग की वस्तुओं पर, मतलब उपभोग मतलब हर चीज आ गया, खाना से, कपड़ा से, घर से लेकर हर चीज, कार्य वगैरह सब पर, उस पर खर्चा हम लोग करते हैं। और कौन कौन खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरा ये हो सकता है। तीसरा एक और होगा, सरकार, जो व्यक्ति खुद पर अपना खर्चा नहीं कर सकता उस पर सरकार खर्चा करती है। जैसे कि एक व्यक्ति के पास गैस सिलेंडर फ्री में मिल रहा है, तो क्या ये फ्री में सचमुच में है? बिल्कुल नहीं। भले ही उस व्यक्ति को फ्री में मिला हो, लेकिन इस पर तो खर्चा तो हुआ होगा ना। कौन खर्चा किया? सरकार ने। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब कि जितने भी देश भर में एक्सपेंडिचर हो रहे हैं सबको ऐड कर दीजिए, व्यय निधि से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगा। अब खर्चा कहाँ कहाँ होंगे, तो एक व्यक्ति जो खुद खर्चा करता है, तो देश भर के जितने भी व्यक्ति होंगे खुद जो खर्चा किए, जो इन्वेस्टमेंट किए होंगे, और तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक व्यक्ति खुद तो अपने ऊपर खर्चा करता ही है, दूसरे लोग भी, मतलब सरकार उस पर खर्चा करती है। जैसे कि बहुत सारे, आपको पता होगा कि योजनाएं चलाई जाती है, योजनाओं के माध्यम से किसी को फ्री में घर मिल रहा है, किसी को पानी मिल रहा है फ्री में, बिजली मिल रहा है, तो क्या वास्तव में फ्री है? नहीं, सरकार तो इस पर खर्चा कर रही है ना, तो इसीलिए हर एक खर्चा को ऐड कर दीजिए। तो वो, अब बोलिए सर एक और चीज यहाँ पर होती है, मान लीजिए हमें जो आय प्राप्त हुआ, हम खर्चा किए ही नहीं, तो क्या होता है? बचत होता है उसको, तो बचत को भी यहाँ पर ऐड कर दे। इसलिए अगर व्यय विधि से कैलकुलेट करना है तो राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू हो जाता है कुल व्यय प्लस कुल बचत। इस मेथड से राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू उपभोग व्यय, जितना भी उपभोग हुआ, प्लस निवेश खर्च, प्लस सरकारी खर्च, प्लस शुद्ध निर्यात। वहीं पर अभी देख रहे थे ना, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। थोड़ा देर पहले जरा जीडीपी में लिखा हुआ था, तो हमने बोला था कि हम बताएंगे, तो वही चीज है। सी मतलब कंजम्पशन, उपभोग, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, निवेश, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी एक्सपेंडिचर, और यही एक्स माइनस एम हो गया शुद्ध निर्यात। मतलब कि जितना आयात हुआ और जितना निर्यात हुआ, उन दोनों का हम लोग नेट निकाल लेते हैं, वही हम लोग, तो यही हुआ व्यय मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट हम लोग करते हैं। क्लियर है यहां तक? फाइनली आपका जो 3 मेथड था, 3 मेथड को हमने यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लिया है, तो ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको, आगे हम लोग प्रश्न भी देखेंगे, आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल लास्ट में, अब कुछ अब नहीं बचा है, सारे टॉपिक इंपोर्टेंट खत्म हो चुके हैं, बस कुछ कुछ सिंपल पॉइंट। जैसे कि एग्जाम में कभी कभी आ जाता है राष्ट्रीय आय क्यों कैलकुलेट किया जाता है, आखिर क्या, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, कल बता रहे थे कि प्रति व्यक्ति आय क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो राष्ट्रीय आय अध्ययन क्यों किया जाता है, तो विश्लेषण करने के लिए। आज से 10 साल पहले राष्ट्रीय आय क्या था, आज क्या है, दूसरे देश का क्या है, हमारे देश का क्या है, तो राष्ट्रीय आय का मतलब आर्थिक विकास की गति को मापने के लिए राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं। प्रति व्यक्ति आय का विश्लेषण में वृद्धि कर तो हो रहा है, उसका विश्लेषण करने के लिए, दो या दो से अधिक देशों में तुलना करने के लिए विश्लेषण किया जाता है। क्षेत्रीय विकास की समीक्षा करने के लिए, मुंबई ही क्यों है, मुंबई जैसा स्थिति दूसरे, जैसे रांची क्यों नहीं उसकी स्थिति, बोकारो का क्यों ऐसा स्थिति है, तो हर एक क्षेत्र का अलग अलग स्थिति है, ये हम लोग तुलना कैसे कर लेते हैं, तो मुंबई की तुलना करते हैं वहां की राष्ट्रीय आय जो प्रति व्यक्ति आय उसके आधार पर, रांची की तुलना उसके आधार पर करते हैं, बोकारो की तुलना, हर क्षेत्र का हम लोग तुलना करने के लिए। इसके अलावा विश्लेषण करके प्राथमिक क्षेत्र और जो माध्यमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र के और तृतीय क्षेत्र के, उसका विश्लेषण करने के लिए। इसके अलावा देश की सक्रिय आर्थिक नीति में जो निर्धारण करने के लिए कि आखिर हमें किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है, किन राज्यों पर ध्यान देने की जरूरत है, कहां पर क्या बदलाव करने की जरूरत है कि वो भी आर्थिक विकास की गति वहां पर तेज हो सके,
उन सभी का विश्लेषण करने के लिए ये कैलकुलेट किया जाता है। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय को जो निकालने का क्या-क्या मेथड था और कब-कब, मतलब मेथड तो बता चुके हैं। इसमें सीधा सा भारत में राष्ट्रीय आय कब से कैलकुलेट किया जा रहा है, उसका क्या इतिहास है। वर्तमान में तो हमने बता दिया है कि वर्तमान में सीएसओ के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय कैलकुलेट किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। एक यहाँ पर अपडेट आपको यहाँ पर बताएंगे जो आप नोट कर लीजिएगा। 2019 में भारत में दो संस्थान थे प्रमुख, एक सीएसओ और एक एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और एक सीएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, भारत भर में पूरा सर्वेक्षण करके आर्थिक आंकड़े जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता था। सीएसओ राष्ट्रीय आय की गणना करने में ये मदद करता है, अभी भी करता है। 2019 में क्या हुआ कि भारत सरकार ने इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया, विलय कर दिया और एक नया संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। मतलब कि वर्तमान में एनएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े जारी किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी भी कुछ साल जो आंकड़े जारी हुए हैं सीएसओ के नाम पर, सीएसओ यहाँ पर लिखा रहता है। हो सकता है कि ये कोरोना काल की वजह से ये ज्यादा इफेक्टिव अभी नहीं हो पाया है, सीएसओ ही सब जगह दिख रहा है, तो सीएसओ के आधार पर ही ध्यान रखिए। लेकिन वो मर्जर हो चुका है, इफेक्टिव भी हो चुका है। अब आते हैं कि पहली बार सीएसओ से पहले क्या था। तो वर्ष 1899 में विलियम डिगबोई, 1911 में, 1922 में फिनले सिराज ने, 1921 में शाहएन खम्बाटा ने भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान की लगाया था। मतलब कि पहली बार 1899 में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था, लेकिन बस अंदाजा लगाया गया था, वो उसका साइंटिफिक मेथड का उपयोग नहीं किया गया था। वैज्ञानिक, सर्वप्रथम भारत में वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार प्रोफेसर बी के आर डी राव ने 1925 में और 1931 में राष्ट्रीय आय का भारत में अनुमान लगाया था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर प्रश्न ये आए कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था पहली बार, तो 1899 लिखिएगा, विलियम डिगबोई के द्वारा। लेकिन अगर ये पूछे कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर कब लगाया गया था, तो 1925 में प्रोफेसर बी के आर वी राव के द्वारा। फिर जब भारत आजाद हुआ, तब ब्रिटिश काल के समय का था, उसके बाद ये सामान्य स्थिति चलती रही। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो 1949 में उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और जो उस समय संविधान सभा की जो पीठ थी, सबकी सभा थी, उन्होंने एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, इसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस, जो कि बहुत ही महान अर्थशास्त्री और सांख्यिकीविद थे। आपको पता होगा कि जो आगे हम पंचवर्षीय योजना बताएंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना इन्हीं के मॉडल पर आधारित था। तो ये राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया 1949 में। ये राष्ट्रीय आय समिति का गठन क्यों हुआ? क्योंकि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सही हो सके, एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, और हर चीज रिलायबल डाटा प्राप्त हो सके, इसके लिए समिति बनाई गई कि आप रिसर्च कीजिए कि किस तरह से क्या-क्या करना होगा, कैसे इसके लिए एक संस्था का गठन किया जाए और किस तरह से इसका आकलन किया जाए। तो वही राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, जबकि बी के आर वी राव जो और गाडगिल के सदस्य बनाए गए थे इस समिति के, और इसी के आधार पर, इन्हीं के सिफारिश पर सीएसओ की स्थापना की गई थी। इस समिति ने 1951 और 1954 तक भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। मतलब कि इस समिति भी जो बनी थी राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने के लिए बनी थी, मतलब कि तब तक सीएसओ का स्थापना नहीं हुआ था। इस समिति ही राष्ट्रीय का अनुमान भारत में लगा रही थी। वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है और यही संस्था राष्ट्रीय आय के संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करता है। क्लियर है यहाँ तक? एक इसमें पॉइंट लिख लीजिएगा, जैसे कि राष्ट्रीय जो सीएसओ का था उसकी स्थापना कब की गई थी। 1951 में। मतलब कि राष्ट्रीय आय समिति ने सीएसओ का गठन कर लिया और सीएसओ गठन के माध्यम से ही 1951 से 1954 तक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस समिति ने
जो 1949 में गठित हुआ था, इसने 51 से 54 तक राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया और इसी बीच सीएसओ की स्थापना 1951 में हो गई थी और इस समिति के बाद भारत में राष्ट्रीय आय तब से लेकर अभी तक, मतलब 1954 के बाद से लेकर अभी तक सीएसओ के द्वारा ही अनुमान लगाया जाता है और उसके संबंधित आंकड़े जारी किए जाते हैं। क्लियर है? इसको ध्यान में। एक एनएसओ था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में हुई। प्लानिंग कमीशन भी आप सुने होंगे, आगे हम बताएंगे। प्लानिंग कमीशन भी 1950 में स्थापित हुआ। फाइनली ये सारे जो टॉपिक है ये कंप्लीट होते हैं। तो अर्थव्यवस्था संबंधित परिचय, राष्ट्रीय आय कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी पद्धति वगैरह। तो इसमें बहुत सारे फैक्चुअल चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं, बहुत सारे नहीं लेकिन एक दो प्रश्न आते हैं यहाँ पर, और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो नोट्स दिया गया है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, उसके आधार पर आपको पढ़ते रहना। ये आधार वर्ष वगैरह तो आपको बता चुके हैं, नॉमिनल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। फाइनली आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।